दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को आज हरा पाना मुश्किल लगता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और बीजेपी 300 Narendra Modi returns. बीजेपी and Narendra Modi has declared बीजेपी के पास आज 18 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं। 2015 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को पीछे छोड़कर ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी डिक्लेयर हो गई। पर आज हम जिस बीजेपी को देख रहे हैं कि पार्टी के नाम पर कोई भी पॉलिटिशियन उठता है और जीत जाता है। पास्ट में 1984 में एक दौर ऐसा भी था कि इसके बड़ी मुश्किल से 2 सीट आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर भी सीट नहीं निकाल पाए थे। जैसा कि हम जानते हैं, ऑल थिंग्स डिमांड स्ट्रगल, फिर चाहे करियर हो या पार्टी, ठीक इसी तरीके से बीजेपी ने बहुत स्ट्रगल किया है। बीजेपी की असली कहानी जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि मेंबर थे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ असेंबली और नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई की। जब नेहरू लियाकत पैक्ट साइन किया गया तो ये उसके खिलाफ थे और इस्तीफा देख के भारतीय जनसंघ नाम से एक पार्टी बनाई और जिसका मकसद था प्रोटेक्ट द कल्चर आइडेंटिटी ऑफ हिंदू और इसके साथ नेहरू की मुस्लिम प्राइवेट अपॉर्चमेंट पॉलिसी का विरोध करना। इसके कुछ साल बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में आरएसएस और भारतीय जनसंघ साथ हो गए। 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद इसका बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी संभालते हैं। उस वक्त इनका एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड, गौ हत्या पर रोक और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना था, जो कि आज भी हम यही सब देखते हैं। खैर, अभी जनसंघ पार्टी हिंदुस्तान में अपना पकड़ बना ही रही थी, तभी इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। जब 1977 में इमरजेंसी को ऑफिशियली हटाया गया और जनरल इलेक्शन फिर से हुए तो उस वक्त भारतीय जनसंघ पार्टी ने सभी ऑपोजिशन को साथ में मिला लिया, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोक दल पार्टी सभी ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था जनता पार्टी। इलेक्शन के बाद इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आई, जनता पार्टी, और इसके प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी जी देसाई। मिलजुल कर ये पार्टी बनाकर सत्ता में तो आ गए, पर इनकी आइडियोलॉजी आपस में मेल नहीं खाती थी, जिसके वजह से इनके पार्टी का एक दल जनता पार्टी सेकुलर नाम से अलग हो गया और इनकी सरकार भी गिर गई। 1980 में जनरल इलेक्शन फिर से हुए जिनमें इनको हार मिली और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। अपनी करारी हार के कारण जनता पार्टी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की मीटिंग रखी, जिसमें सभी मेंबर से कहा गया कि अपनी डुअल मेंबरशिप छोड़ दें और भारतीय जनसंघ के सामने 2 ऑप्शन रखे, या जनता पार्टी सेक्युलर जिसने पहले ही अपनी आइडियोलॉजी की वजह से अलग होकर मोरारजी जी देसाई की सरकार गिरा चुकी थी, या तो इसको चुने या फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी को चुने। तो भारतीय जनसंघ पार्टी ने आरएसएस की आइडियोलॉजी को चुनकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की। भले ये दोस्तों 1980 में बना हो, इसका स्थापना 1980 में हुआ, लेकिन इसका नींव 1950 में ही पड़ गया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई सेक्युलरिज्म की बात ना करे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस पार्टी को बनाने के लिए ऐसा ही आइडियोलॉजी को चुना गया है। बहरहाल विचारधारा को अगर छोड़ दिया जाए और इसके स्ट्रगल पे ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से कर जोड़कर 29 साल में एक पार्टी बनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले जनरल इलेक्शन 1984 में इसको सिर्फ 2 सीट मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जगह कोई और लीडर रहता तो शायद कब का गिव अप कर देता, पर मानना पड़ेगा इनके धैर्य और हौसले को, किस तरीके से लड़खड़ाती हुई 29 साल में एक पार्टी तैयार करते हैं और आज इसको दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं। कहानी पे वापस आए तो हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर नया प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया जाता है और पार्टी हिंदू नेशनलिज्म की राह पर आगे बढ़ती रहती है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू किया, जिसका साथ देते हुए लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी ने इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल किया, जिसका रिजल्ट हमें 1989 के इलेक्शन में देखने को मिलता है। बीजेपी ने 86 सीट निकाले। स्ट्रगल करती बीजेपी को समझ में आ गया कि अगर उनको सत्ता में आना है तो लोगों की इमोशन से जुड़ना पड़ेगा। इतने में बीजेपी कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वह हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू से सीधे जुड़ सके, जिसकी वजह से भारत की राजनीति बदल गई और आज भी हमें वही राजनीति देखने को मिलती है, धर्म की राजनीति। इसका पहला कदम सितंबर 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा निकाल के किया। इस यात्रा को निकालने का मकसद लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से राम मंदिर के लिए सपोर्ट और हिंदुओं को जागरूक करना है। लेकिन फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा का कहना है कि ये यात्रा एक प्रतिबिंब थी हिंदुत्व की, पुरुषार्थ की और धर्म युद्ध की और एक हद तक हिंदू नेशनलिज्म की। यात्रा में भड़काऊ भाषण देने की वजह से उस वक्त बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के खिलाफ एक प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर रिलीज किया। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त कार्य सेवाओं को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया।
फिर भी लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिए, जिसके वजह से पैरामिलिट्री और कारसेकों के बीच में झड़प हो गई और तभी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दंगा होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ा दंगा हुआ 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराकर। ये एक अर्थक्वेक के समान था, क्योंकि इसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे ज्यादा होने लगे और उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह बीजेपी का राज्य था। और तभी बीजेपी ऑल ओवर इंडिया में इतना फेमस हो गया कि बच्चा बच्चा अटल बिहारी और आडवाणी को जानने लगा। एक बात और, इस यात्रा के अलावा 1991 में मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकाला गया था, जो कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर के लाल चौक में झंडा गाड़कर खत्म करना था। और इसमें नरेंद्र मोदी का दोनों में बहुत बड़ा अहम रोल था, जिसकी वजह से शायद फ्यूचर में इनको चुना गया। 90s के दशक में बीजेपी कांग्रेस का एक बड़ा कंपटीटर बन गया, पर इसको अपना पकड़ मजबूत बनाने के लिए ज्वाइंट दल का सहारा लेना पड़ा। एनडीए द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने 3 बार अपनी सरकार बनाई, जिसमें से एक ही बार 1999 से 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और इनकी इतनी तारीफ हुई इंडिया के साथ विदेशों में कि ऐसा लगने लगा कि ये दोबारा से सरकार आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस 10 सालों तक फिर से आ गया। इसके बाद लोग करप्शन और महंगाई से इतने परेशान हो गए कि बदलाव चाहते थे। और बीजेपी का असली खेल 2014 इलेक्शन से पहले देखने को मिला, जब गुजरात के सीएम और न्यू कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी को एक हीरो मिला। इनके नेतृत्व में बीजेपी मानो एक जादू लेकर आई हो, जैसे कोई बेकार सा इंसान लाचार और महंगाई और करप्शन से परेशान होकर बैठा हुआ है और बीजेपी उसके लिए एक फैंटेसी दुनिया बनाने जा रही हो, जिसमें महंगाई जीरो, पेट्रोल डीजल सस्ता, सिलेंडर सस्ता, पढ़ाई लिखाई सबका साथ सबका विकास, ब्लैक मनी सब में 15-15 लाख के रूप में बांटे जा रहे हैं। स्पेशली इनका एडवर्टाइजमेंट ये हर जगह छा गए और लोगों को एग्जाम्पल देकर ये बताया गया कि नरेंद्र मोदी की गुजरात कितनी डेवलप है, सबको बताया गया और दिखाया गया। और ऐसे में बीजेपी को आना लाजमी हो गया और बीजेपी आई भी। ये 1 या 2 बार के लिए नहीं सोचते, ये हमेशा के लिए सोचते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के छोटे से छोटे इलेक्शन में ये इतना एक्टिव रहते हैं कि जिसका नतीजा ये है कि आज बीजेपी बिना एनडीए के भी चुनाव जीत सकती है। कोई भी इलेक्शन हो, लोग कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं देते। पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को देखकर देते, इनकी पॉपुलैरिटी और एक्टिवनेस की वजह से। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी को अभी हटा पाना मुश्किल है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।